सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में खुश आमदीद। मैं हूँ रमला बेग और मेरे साथ मौजूद हैं असद निज़ामी, हमारे जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, एंड ऑफ कोर्स हमारे जूनियर तज्ज़ियाकार अली आफ्ताब सईद। पहली खबर की तरफ चलते हैं। लाहौर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि एक मैस स्केल पे जो टीचर्स हैं इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स उनकी एग्जामिनेशंस की जाएंगी और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर उन एग्जामिनेशंस, वो जो 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जामिनेशन में कोई अगर टीचर फेल हो जाए। तो इसके बारे में असद प्लीज़ हमें थोड़ा सा और इंसाइट दें। इससे पहले कि असद बताएं, मैं आपको बताऊं कि मैं इसके खिलाफ हूँ। ज़िंदगी वैसे ही एक इम्तिहान है, आपने उसके ऊपर मज़ीद इम्तिहान क्यों लेना है? चले चले ये ठीक है। इसमें सिर्फ जो इंटरेस्टिंग बात है, ये वैसे पब्लिक सेक्टर में तो ये घड़ी घड़ी करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने चूंकि पब्लिक और प्राइवेट के अंदर इसको इंक्लूड किया है तो इसके ऊपर ये भी सवाल पैदा होगा फिर कि प्राइवेट वाले कहते हैं जी हमने नहीं कराने। अगेन ये वाली बात है जो हमने कल के शो में बात की थी कि आप एक ब्लैंकेट अप्रोच नहीं ले सकते कि हर स्कूल के अंदर ये कराएं। ये भी कुछ प्राइवेट स्कूल्स कह सकते हैं कि जी हमारा म्यार तो बहुत अच्छा है, हम तो ये रेगुलरली करते रहते हैं अपनी टीचर्स के लिए, हमारे टीचर्स की जो इंडक्शन है और बाकी है वो उसी तरह तो नहीं है जो पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में टीचर्स एक बहुत और तरीके से आते हैं जो भर्ती होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में बड़ी डिफरेंट तरीके से आते हैं। सो इसके ऊपर बहस हो सकती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी कोई मतलब किस तरीके से आते हैं? नहीं, टीचर्स होते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है, उनका सीवी देखा जाता है, उनका इंटरव्यू होता है, उस तरह से आते हैं। यहाँ तो ये अपॉइंटीज होते हैं ना जो बाकी आते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर, और उसी के ऊपर आते हैं। वो तो एक और बहस है कि किस तरह पॉइंट होते हैं, उसके ऊपर हमने आज इसी टॉपिक के अंदर मजीद बात करनी है। लेकिन चले 4 मज़ामीन पे उनके अगर इम्तिहान आते हैं तो देख लेते हैं फिर कितने टीचर्स क्या कर। ये 4 टॉपिक्स नहीं, ये नहीं मैंने ढूंढने का क्या ही होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी होगा और इस्लामी तो फेवरेट है 3, और अंग्रेजी होगा और कोई उर्दू होगा, उर्दू इंग्लिश और प्रॉब्ली है। देखिए, मैं जिस तरह कल भी कह रहा था ना कि अगर आप जजेस का एहतसाब करेंगे तो फिर कौन जज बनेगा, जिसपे आपने कहा कि नहीं परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। इसमें मैं वो नहीं कहूँगा शायद। हाँ, जज बनने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन टीचर्स की हद तक अगर मैं आपसे बात करूं, आपको पता है कि ये जो एग्जाम होता है उसके अंदर जो इन्विजिलेटर की ड्यूटी लगती है वो कोई टीचर ही होता है ना। बिल्कुल। उसकी डेली वेज क्या होती है उस एग्जाम की? 750 रुपये। ठीक है, और क्या पैसे हैं 750 रुपये? किसी को पिछले एग्जाम्स की नहीं मिली हुई, किसी को उससे पिछले की भी नहीं मिली हुई, किसी को उससे पिछले की भी नहीं मिली हुई। तो आप अगर किसी को 700 रुपया दिन खड़े होकर इम्तिहान लेने का भी नहीं दे सकते और फिर आप कहो कि हमने उनका टेस्ट भी लेना है कि वो ठीक है कि नहीं है। ओके, नॉट बीइंग एबल टू पे देयर एम्प्लॉइज ऑन टाइम इज वन प्रॉब्लम, लेकिन आपको लगता नहीं कि टीचर्स की क्वालिफिकेशंस या उनका एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, किस उनको खुद कितनी नॉलेज है, इसमें आपको बता तो जो मसला नहीं एग्जामिनेशन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आपको ये पता होगा, मुझे और आपको, कि ये एक ऐसा महकमा है कि जिसमें जब मैं और आप जाएंगे तो हमें एक तो तनख्वाह कम मिलेगी, दूसरा टाइम पे भी नहीं मिलेगी। तो फिर जब हम हर जगह से ठुकराए जाएंगे तो फिर इस तरफ जाएंगे। वैसे तनख्वाह किस ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान में, लेकिन 2-2 साल का लैग तो नहीं चल रहा ना। तो इसलिए मसला ये है कि जब तक आप इनको पर्क्स, मतलब देखें, आपने कभी सोचा है कि यार मैं ऐसा करती हूँ कि सरकारी स्कूल में टीचर बन जाती हूँ? कभी नहीं सोचा ना। उसकी वजह ये है कि आपको वो लुक्रेटिव नहीं लगता। तो जब तक आप इसको लुक्रेटिव नहीं बनाएंगे तब तक काबिल लोग नहीं जाएंगे। प्रॉब्लम है कि ये बात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, थ्रू आउट द वर्ल्ड टीचर्स आर हाईली अंडरपेड, और इसके बारे में हालांकि इतनी कॉन्वर्सेशन होती है, इतना एहतजाज होता है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। दुनिया की भर के अंदर बात करें, सबसे बड़ा तो इशू इसमें अमेरिका में है। यूके के पब्लिक सेक्टर में कुछ जगहों पे येस इट्स डिफरेंट, बट कुछ जगहों पर अच्छे पे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चले जाएं, वहाँ तो टीचर्स को बहुत अच्छी पे करते हैं। सो बट पाकिस्तान में डेफिनेटली, लेकिन इसमें थोड़ी सी दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इनके इशूज़ क्या होते हैं, टीचर्स किस पे आ जाते हैं? अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर्स, प्लेसमेंट्स एंड प्रमोशंस, ये 4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर एक टीचर जो है वो, अगर जैसे आपने कहा क्यों जाएगा, तो इस वजह से जाते हैं कि अपॉइंटमेंट अच्छी जगह हो जाए, ट्रांसफ़र जो है मज़ीद अच्छी जगह में हो जाए, प्लेसमेंट करनी है तो उस पर हमें किसी ऐसी जगह पे डालें जहाँ पे स्कूल का सिस्टम बेहतर हो, और प्रमोशन होती रहे हमारे, ताकि क्योंकि है तो सरकारी नौकरी तो उसके अंदर आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो मिल जाती। क्यों हर बंदा कहता है हमने सरकारी नौकरी में जाए। मसला सिर्फ ये कि जो सिलेक्शन की आपने बात की वो हमने बहुत देर से देखा है कि वो है नेपोटिज्म है। इट इज़ थ्रू इफ़ आई डेयर से करप्शन, और
को पॉलिटिकल एफिलिएशन के तहत बहुत सारी भर्तियां जो हैं इस फील्ड के अंदर होती हैं। सो उसके अंदर वही इशू जो आप कह सकते हैं नेपोटिज्म का, जो हमेशा कहा जाता है कि आप मेरिट के ऊपर भर्तियां करें, इसलिए ना अगर मेरिट पे की होती तो फिर ये चीज़ ना करनी पड़ती जो भी कर रहे हैं। मेरिट पे चूंकि बहुत सारी भर्तियां हमने देखा और हम पढ़ते रहते हैं अखबारों के अंदर कि नहीं की जाती, तो इस वजह से आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है वो बहुत लो है। एब्सोल्युटली। ये जो आप बात करें नेपोटिज्म, ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर में नहीं है, ये आपके प्राइवेट सेक्टर में भी हम है। तो चले इसकी बात हर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एजुकेशन की बात है, ये तो हमारे खून में है। नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो ये चीज होती है ना कि अगर डिलीवर नहीं कर रहा काम, तो फिर वो किसी ना किसी को जाती तौर पे दुख रहा है, किसी सेठ को, किसी कॉर्पोरेशन को, तो वो ज्यादा अरसा चलेगा नहीं, उसको निकाल देंगे, उसको बेयर मिनिमम करना ही पड़ेगा। टीचर का काम करना, वो एक एम्प्लॉयर को काम अगर टीचर अच्छा नहीं कर रही होगी तो वो पेरेंट्स को दुखेगा ना, वो एम्प्लॉयर को तो इतना होता पता है क्या है, अब जिस तरह से जिस क्लास के बच्चे ज्यादा पास नहीं ना होते, वो एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न बन जाता है प्राइवेट स्कूल के लिए। वहां पे तो उन्होंने तो बार बार आपने देखा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स का सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट क्या है? बिल्कुल, हाँ, बच्चों की तस्वीरें इतने नंबर, लेकिन उसके भी रास्ते होते हैं ना, आप पास कर दो बच्चों को ईयर एंड पे, व्हाट काइंड ऑफ अ टीचर यू आर, बोर्ड एग्जाम जो स्कूल के अंदर नहीं होते उन पे तो पास नहीं कर सकते, पता लग जाएगा। ट्रू, वो भी ठीक है, बट इस तरह तो, लेकिन वो भी एक अलग सवाल है कि आप अगर जो प्रिपरेशन स्कूल में करा रहे हो, जो एक्चुअल एग्जामिनेशन ओ लेवल्स, ए लेवल्स या बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, उनका रिजल्ट कभी कभार बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, बट दैट्स डिफरेंट फ्रॉम बैच निकल जाएगा इवेंचुअली। 2-3 बैचेस में जब बोर्ड में नंबर नहीं आएंगे ना, तो वो जो स्कूल का ओनर है वो टीचर को पकड़ लेगा। ठीक है, अनलेस वो जानने वाला हो, और नहीं वो फिर भी पकड़ लेगा ना, वो अपनी रिश्तेदारी के लिए कारोबार थोड़ी देखे, कारोबार पहले रिश्तेदारी बाद में। रिश्तेदारी कायम रहेगी, कारोबार नहीं रहेगा। ये प्राइवेट के अंदर असल में हमारी डिस्पैरिटी जो है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में वो इतनी बढ़ चुकी है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है वो वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमने देखा है कि आज से आप 10-15 साल पहले चले जाएं तो स्कूल इतने ज़्यादा नहीं होते थे जितने प्राइवेट अब आ गए हैं। उसकी वजह ये गैप थी मार्केट में गैप थी, लोगों ने कारोबारी अपने नज़रिए से उसको बनाया स्कूल्स को। किसी ने, जाहिर है उसके अंदर सेकंड ऑप्शन ये होगा बच्चों को तालीम देनी, लेकिन आप किसी भी अगर प्राइवेट स्कूल के वाले के जाके पूछें कि जी आपने स्कूल क्यों लगाया, तो वो शायद वो कहें ये कि जी तालीम की सर्विस के अंदर हमने ये किया, लेकिन वो बात गलत होगी। उन्होंने किया इसलिए उनको पता था गैप है मार्केट में, लोग पेरेंट्स हैं जो मिडिल क्लास एक डेवलप हो गई है, जिन्होंने बच्चों को स्कूल में भेजना है, वो स्कूल ही 2-4 हैं, हम और बना लेते हैं। इसलिए प्राइवेट पब्लिक डिस्पैरिटी बहुत है। इसमें दूसरी बात जिस पे मैं आना चाहता हूँ, चलिए हमने टीचर्स की है तो हमने वो बातें कर ली जो उनके मसाइल हैं, जो इंतजामिया के मसाइल हैं। टीचर के अपने मसाइल भी तो होते हैं। देखें, आप जब पब्लिक सेक्टर में जाते हैं और आप परफॉर्म नहीं करते, उसकी सिर्फ ये वजह नहीं है कि आप ठीक नहीं है उस नौकरी के लिए, आप अहल नहीं है उस नौकरी के लिए। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, अब आप प्राइवेट सिस्टम में जाएं, एक टीचर के साथ असिस्टेंट टीचर भी दी होती है जो बाकी काम करती है या करते हैं। उसके अलावा टीचिंग रिसोर्सेज बहुत, ये आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। छोटी क्लासों में आप अगर चले जाएं तो यहाँ पे जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अंदर एक क्लास के अंदर 2 अमूमन लोग पढ़ा रहे होते हैं, एक आपकी हेड टीचर होती है और बाकी आपकी दूसरी टीचर होती है। फिर अगर फर्ज करें अच्छा एक टीचर जो मैथ्स पढ़ाती हैं, वो इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अकाउंटिंग सब इकट्ठे तो नहीं पढ़ाती ना, नहीं होता है, छोटी क्लासेस में ऐसा होता है प्राइवेट स्कूल्स में, बिल्कुल डेफिनेटली, मतलब टीचर आर हाईली ओवरवर्क्ड। अगर देखें, आप सही कह रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के अंदर प्राइवेट स्कूल में एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती है, होमरूम जो टीचर होती है, एब्सोल्युटली बहुत ही कोई छोटी क्लास में होता होगा। उसके बाद मसला क्या है, मसला सिर्फ इतना सा है कि अगर इस तरह से करेंगे ना, पेरेंट्स नहीं आते फिर, मतलब वो बच्चे का इंडक्शन नहीं, वो एडमिशन नहीं कराते। नहीं, पेरेंट्स के पास ऑप्शन भी नहीं है ना। इनका जो प्राइवेट स्कूल्स का एक होल्ड है, मिडिल क्लास एंड क्लासेस अबव दैट होल्ड है। अगर एक बहुत अच्छा प्राइवेट स्कूल है तो उसमें पेरेंट्स जो है वो मेरे ख्याल में भेजते ही इस वजह से हैं कि इंडिविजुअल अटेंशन है, नाम है, और वो उसके अंदर जो टीचर्स हैं वो अच्छे हैं। उसके अलावा चले ये बात छोड़ दें कि टीचर्स अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं। प्राइवेट स्कूल में ना कंपटीशन हो जाता है ना, प्राइवेट किसी भी चीज में कंपटीशन हो जाता है। मैं अगर अपने घर के पास देखूंगा ना कि स्कूल एक ही है और उसमें एक ही टीचर पढ़ाई जा रहा है सब कुछ, तो मैं साथ ही अपना स्कूल डाल दूंगा जिसमें मैं 2 टीचर रखूंगा। सो ये प्राइवेट में आप कंपटीशन नहीं रोक सकते, इसलिए क्वालिटी बेहतर होती है। उसके अलावा चले ये तो सिर्फ नहीं है, चले असिस्टेंट कई जगह होगा, कई जगह नहीं होगा, मान लिया। टीचिंग रिसोर्सेज आप कह दें, भाई बच्चों की स्टेशनरी, उनकी किताबें, बोर्ड्स होते हैं, लगे होते हैं, उसके ऊपर आप कल ही बात कर दे, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं पंजाब पब्लिक सेक्टर के जिनके अंदर क्लासरूम्स ही नहीं एक्टिव, उनको बाहर पढ़ना पड़ेगा बैठ के। अब प्राइवेट सिस्टम में आपको टीचिंग रिसोर्सेज ज़्यादा दी जाती हैं, स्कूल फराहम करता है आपको, उससे आप बेहतर तौर तरीके से पढ़ा सकते हैं। कुछ कंप्यूटर लैब्स की भी हमने बात की थी अभी आज से कुछ देर पहले, तो वो भी कुछ स्कूलों के अंदर होते हैं। तो ये जब नहीं होंगे तो टीचर क्या ही कर लेगा। फिर इससे ज़्यादा एक बड़ा इशू है जी, वो आई थिंक घर से एक चीज़ जो है वो पैदा करने की ज़रूरत है बच्चों के अंदर, जिसको आप कहते हैं ये सर्वेंट मास्टर इन्वायरमेंट जो क्रिएट की जाती है ना, कि एक बच्चा जो है अगर आप उसको घर से कह के बेचें कि ये टीचर है,
इसका काम है ये आपको पढ़ाना, आपके साथ ये बदतमीजी करेगा या टीचर कुछ आपको कहेगा आप मुझे बताओ मैं जाके ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं। मेरे ख्याल में एक बहुत थरो किस्म की एजुकेशन होनी चाहिए पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स की। और ये मैं नहीं कह रहा कि ये बहुत ज़्यादा होता है, बट ये एक मेंटालिटी है कि, और पब्लिक सेक्टर में तो खास तौर पे होगी और प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ जगहों पे होती है कि ये तो टीचर है, ये दिस सर्वेंट मास्टर थिंग नीड्स टू चेंज। टीचर है वो उस्ताद है, उससे आपने कुछ सीखना है, आप सीखने के लिए गए हुए हैं, आप इक्वल भी नहीं उसको ट्रीट करेंगे, आप उससे एक दर्जा ऊपर देना चाहिए आपको, पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। उस सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो फिर शायद बेहतरी आएगी। तो सिर्फ हम टीचर्स को और सिस्टम को अगर ब्लेम करें तो मेरे ख्याल में गलत है, पेरेंट्स को भी करना चाहिए। मैं और जाहिर है मैं कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे रहा, कुछ पेरेंट्स की बात जो कुछ चीज़ें नहीं सुनाई बातें, तो ये सारा कुछ ठीक होना चाहिए इस तरह से। नहीं, ये बात तो सच है कि जो एक ज़माना था जहाँ टीचर्स की एक रिस्पेक्ट होती थी वो अब वो नहीं रहा। लेकिन एक और चीज़ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगी, ये बात ठीक है आप टीचर्स को मैथ्स पे असेस करें, आप इंग्लिश में टेस्ट करें, आप ज्योग्राफी हिस्ट्री में टेस्ट करें। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की आप बात कर रहे थे, टीचर्स की ग्रेजुएशन के बाद एक क्वालिफिकेशन होती है, एक एग्जामिनेशन होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है कि हाउ टू एक्चुअली टीच। यहाँ पे क्या होता है कि हम अंडर ग्रेड या जिस मर्जी कॉलेज गए हैं, जो मर्जी पढ़ाई आपने की है, आप आ जाएं, और आपने इंजीनियरिंग की है, आपने लॉ पढ़ा है, आप डॉक्टर बनना चाह रहे थे लेकिन आप नहीं बने, आप आके बच्चों को पढ़ाएं, आप आ जाएं एज अ टीचर। बट डज दैट इंडिविजुअल हैव द स्किल सेट रिक्वायर्ड? आपके पास वो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है आपकी हुई हुई है कि नहीं हुई हुई, आपके पास वो पेशेंस है, आपके पास वो एबिलिटी है टू एजुकेट एंड ट्रांसफर दैट नॉलेज टू आवर चिल्ड्रन? मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी की हद तक तो डेफिनेटली, क्योंकि आपको एक ऐसा शख्स चाहिए जो उस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस्ड हो, तो वो शायद यूनिवर्सिटी की हद तक तो ठीक है, शायद जाके पढ़ा पे। स्कूलिंग की हद तक आई एग्री विद यू कि टीचरों की भी एक ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल, अगर ये एग्जाम्स करें आप इसको अगर लुक्रेटिव जॉब बना देंगे तो आप ये शर्त रख दें कि जिसने ये कोर्स नहीं किया हुआ 3 साल का वो नहीं पढ़ा सकता, वो एलिजिबल नहीं है, लोग वो कोर्स करके आएंगे। प्राइवेट स्कूल्स में अभी तक ये लुक्रेटिव जॉब्स हैं, मगर द प्रॉब्लम इज कि वही वाली बात है कि आप 40 बच्चे हैं आपकी नर्सरी के जी क्लास 1 से लेके 6 क्लास 6 7 व्हाटएवर, बट उन सब ग्रुप को आपके पास वो एबिलिटी है मैनेज करने की, आप उनको करिकुलम, आपके पास ये टेंशन है कि हमने करिकुलम मीट करना है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और बाय द एंड दिस वीक, लेकिन क्या आप उन बच्चों को एक्चुअली में कुछ सिखा रहे हैं? क्या आप इंडिविजुअल अटेंशन दे रहे हैं? दैट स्किल सेट ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में उनकी ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, इवन यूके में भी है। यू कांट हायर अ टीचर विदाउट दैट सर्टिफिकेट दैट दे हैव अंडरगॉन द ट्रेनिंग। बिल्कुल। सो मसला ये है कि हम ये बार बार बात कर रहे हैं कि प्राइवेट में भी लुक्रेटिव है, ज़रा प्राइवेट और गवर्नमेंट का तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन ज़रा प्राइवेट में भी आ जाएं। टीचर्स कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। हमारे यहाँ पे कितने स्कूल्स हैं जो कि मोबाइल अलाउंस देते हैं या पेट्रोल अलाउंस देते हैं या हाउस रेंट देते हैं, शायद कोई एक आधा हो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। यहाँ तक कि पंजाब गवर्नमेंट ने तो कई दफ़ा कोशिश भी की है प्रोब करने की प्राइवेट स्कूल्स में कि अच्छा से आपका सिस्टम किस तरह से चल रहा है, जिस पे प्राइवेट स्कूल्स कहते हैं जी आपका कोई काम नहीं है, लेना देना नहीं है हमारे झांकना के क्या हो रहा है। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट ये कहती है और मतलब ठीक भी कहती है कि जी अगर हमने इंश्योर करना है कि टीचर के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही, किसी और के साथ हमें पता होगा क्या हो रहा है। मतलब आप सरप्राइज होंगे ये सुन के कि प्राइवेट स्कूल्स में भी गोस्ट टीचर होते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में क्यों होते हैं? ये नहीं होता कि किसी की क्लास खाली है, वो तो जाहिर है फिर बच्चा को एडमिशन निकाल लेगा स्कूल से माँ बाप। वहाँ पे टैक्स बचाने के लिए होती है कि गवर्नमेंट उनको लिख के दिया हुआ है प्राइवेट स्कूल्स ने कि हमारे यहाँ पे इतने टीचर्स हैं, उनकी इतनी सैलरी है और ये देखें लेजर ये उसमें जा रही है। वो उतने टीचर हैं ही नहीं, वो सारा टैक्स बचाया जा रहा है। सो हर जगह पे इतनी ज्यादा बम्बल भूसे हैं बड़ी मुश्किल है इधर नेविगेट करना। भूसे नोट पे जो है हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे। विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। एक बहुत ही कंसर्निंग न्यूज़ सामने आई है। बैरिस्टर गौहर अली खान जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, वाइल ही वाज अटेंडिंग द सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग उनके बल्ले के सिंबल पे, तो उनके घर पे आई बिलीव अटैक, कोई सम पीपल केम इन, रेड हुआ है, उनके नेफ्यू और बेटे को मारा पीटा भी है और उनके इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी कॉन्फिस्केट करनी है। काजी फैज़ ईसा साहब को उन्होंने जब इस बारे में बताया तो ही इज़ रेज़ कंसर्न्स एंड ऑब्वियसली आईजी इस्लामाबाद को कहा कि जी आप इसके खिलाफ कोई एक्शन दीजिए। इट इज़ कम्प्लीटली इंटॉलरेबल इन हिज वर्ड्स। हाँ जी, वो अच्छा जब आईजी साहब आए अदालत में तो उनसे जब पूछा गया तो उनको पता था कि ये मामला है क्या।
सो उन्होंने तो कहा जी कि हमें कोई टिप मिली थी कि इनकी जिस घर में ये जा रहे हैं रेड करने के लिए वहाँ कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पीओ वहाँ पे हैं, तो उनको हम पकड़ने गए थे। तो उनसे जब पूछा गया कि वो कौन थे पीओ, आप उनका नाम बताएं जिनके बारे में आपको शक था, तो उन्होंने कहा वो डिटेल मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, अलबत्ता जो ASI ASP जो भी मौके पे थे उनको पता होगा, उनके पास वो चीज़ लिखी हुई कहीं होगी। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि लेकिन हमने वहाँ जाके ना कोई तशद्दुद की है पुलिस की बात, ना ही हमने वहाँ जाके कुछ चीज़ें लेके गई। अलबत्ता जब मैं पता चला ये बैरिस्टर गौहर का घर है तो पुलिस वहाँ से चली गई। इससे बिल्कुल बरक्स जो स्टेटमेंट है वो है बैरिस्टर गौहर की, जिनकी वीडियो भी उसके बाद शेयर हुई थी जब वो अपने घर के अंदर जाके मीडिया को मुआयना करा रहे थे कि उन्होंने दरवाजे भी तोड़े, उन्होंने वो 2 जो बच्चे थे जिनका बेटा और भांजा जैसे आपने कहा उनकी भी उन्होंने दिखाया कि उनको मारा पीटा है और चीज़ें भी बिखरी हुई थी, वो तो नज़र आ रहा था उसमें से। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि हमने इस किस्म की कोई चीज़ नहीं की, नंबर 1। दूसरा, काजी फाइज साहब, चूँकि ये टाइमिंग इसकी इस किस्म की थी कि बिल्कुल वो अली जफ़र साहब जब अपनी दलील पेश कर रहे थे ये ECP वाले केस के रिबटल में, और तो साथ ही बैरिस्टर गौहर थे, तो उसी मौके पे किसी ने आगे कान में पुकारा कि जी आपके घर पे ये हो गया। तो उस वक्त तो काजी फाइज साहब ने बात नहीं करनी थी, बट उसके बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट जो की कि जब IG साहब आ गए तो उन्होंने कहा आई वॉन्ट हेड्स टू रोल, यानी कि वो उस पर काफ़ी कंसर्न थे। तो अज खुद नोटिस की जो एक बुलंद तरीन जो एग्जाम्पल है वो आज सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल ही फ़ौरन ही सेट होगी। लेकिन ज़ाहिर है जैसे आपने कहा कि हम मजम्मत करते हैं इस किस्म की चीज़ की, बिल्कुल किसी को भी तशद्दुद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, कोई रेडें नहीं होनी चाहिए, और इतना करीब इलेक्शन के जाके इस किस्म की चीज़ें हुए तो फिर जहन में बड़े और मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं। सर पाकिस्तान में हर डिस्प्यूट का जो रेजोल्यूशन है ना वो एक ही है, सुलह। सुलह हो जाए कि बाकी जो सबसे मज़ेदार आया, मतलब खैर वैसे तो ज़ाहिर है बहुत अफसरदा इवेंट है, लेकिन उसमें जो ट्वीट थी ना पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, वो उसके अल्फाज हैं कि पुलिस को इतला मिली है कि पुलिस ने रेड की है। सो ये एक मज़ेदार चीज़, यानी कि पुलिस में इतना फैलाव हो कि उनको कभी नहीं पता होता कि एक बाजू क्या कर रहा है, सर क्या कह रहे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सारा मसला चल रहा है ना, उसमें कभी इस तरह की हमें रिपोर्ट्स आती हैं कि जी PTI के जो लॉयर्स हैं ये सारे बल्ले का जो मिल रहा है सिंबल नहीं मिल रहा, लॉयर्स PTI के तैयारी के साथ नहीं आए, ऐसे लग रहा है लॉयर्स PTI के जो हैं वो हार जाएंगे। ये एक तरफ ये चल रहा होता है, दूसरी तरफ ये चल रहा होता है कि जी वो प्लान B इन एक्शन हो गया। प्लान B की तरफ हमने 2 हफ्ते पहले इसी शो में हमने प्लान B बता दिया था कि वो क्या होता है। अच्छा, सो बहरहाल वो होता है कि प्लान B इमरान खान ने या PTI ने ऐसी एक चाल चल दी, एक नया वो आ गया। अच्छा, उसमें ना मुझे एक तो ये होता है कि भाई सारी ज़िंदगी हमने ये देखा है, और सिर्फ अपने मुल्क में नहीं बाहर भी, विक्टिमहुड प्ले किया जाता है। ये जो नई जनरेशन है ना पाकिस्तान की, ये विक्टिमहुड नहीं प्ले करना चाहती। इनको ये है कि देयर इज स्टिल समथिंग अप आवर स्लीव। ये अगर आप इनको ये कहो ना कि हमारे साथ ज्यादती हो गई, तो इनका दिल आपके साथ नहीं जुड़ेगा। इनका दिल आपके साथ जुड़ेगा जब आप कहोगे कि तुम देखना अभी भी मैं जीत के दिखाऊंगा। ये एक नया फिनोमिना है पाकिस्तान में। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे हमारे दोस्त हैं अक्सर जो कि अब इलेक्शन में नहीं कागज़ जमा करा रहे, तो उनको ना लोग बड़ा पुश करते हैं कि नहीं नहीं यही तो टाइम है। मुझे उस पर भी बड़ा अजीब सा लगता है कि यार सिट दिस वन आउट, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, हमने ना एक खबर और आगे करनी थी, मैं उसका अभी पीछे तज़किरा कर देता हूँ कि 7 कंपनीज ऐसी जो कि मुनाफे में हैं, उनके शेयर्स पाकिस्तान सेल कर रहा है। अच्छा, ये जो हम अक्सर सुनते थे कि जी पिछले दिनों में काफ़ी शोर था कि UAE से पैसे आ रहे हैं, सऊदी अरब से पैसे आ रहे हैं, अरबों डॉलर, वो क्या था? वो यही था कि बेसिकली हम उनको कहते थे इन्वेस्ट करें। वो कहते थे कि अब हमने कोई फ्लॉप चीज़ नहीं लेनी, अपनी ब्लू चिप कंपनीज में शेयर देने हैं तो दे दो। अब हम वो देना शुरू करने लगे हैं। सवाल ये है कि जब ये भी खत्म हो जाएंगी फिर क्या करना है? अच्छा, फिर वो होता है कि जी वो CDA के एक प्लॉट की नीलामी हुई है, पता नहीं 8 बिलियन रुपए की कि कितने की, तो हमारे अभी रेलवे के पास और जो सरकारी इदारे हैं उनके पास प्लॉट हैं बड़े महंगे। अच्छा, एक तो ये कि जब इकोनॉमी नहीं चल रही होगी तो कौन लेगा वो प्लॉट, लेकिन चले वो प्लॉट भी बेच देंगे, फिर क्या करना है? सो मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जो भी अभी आके हुकूमत बनाएगा, एक तरफ इसमें ना 2 अप्रोचेस हैं। एक तो सियासी पार्टियां ये कहती हैं कि यार जब ये सारी प्राइवेटाइजेशन होनी है, दैट्स द टाइम टू बी इन द गवर्नमेंट, ठीक है, कि बाद में तो फिर पता नहीं रहे कुछ ना रहे। दूसरा ये है, इस तरफ भी सोचना चाहिए कि जो अब फेस ऑफ द गवर्नमेंट होगा ना, उसका तो शायद ये आखिरी इलेक्शन हो।
वो पार्टी शायद दोबारा कभी भी इलेक्ट ना हो सके क्योंकि वो इतनी बदनाम हो जाएगी। सो अब ये थोड़ा सा देखना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को कि इस दफा हमने खेलना है कि वेल लेफ्ट। लेकिन सिट आउट वाली तो पॉलिसी आप देख लें कि वो तो कोई पार्टी करना नहीं चाहती, क्योंकि अब तो देखें ना, वाकईतन सारी पार्टियां वो हैं जो एक एक दफ़ा हुकूमत कर चुकी हैं, जो कि तरीके इंसाफ नहीं थी, लेकिन अब चूँकि है, और उनसे भी वो वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस जो आपने बात की, कोई नुमाया चीज़ दिखाए, तो वो भी फवाद चौधरी ने कहा था सरप्राइज़ कैसा लगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के से एक दिन पहले। सो बहरहाल ये जो प्लान बी है जिसका हमने भी जिक्र किया था, उसका जो एग्जैक्ट प्लान है वो तो ये है कि जो PTIN है, PTI नज़रियाती जो है, ये अख्तर इकबाल डार उनके चेयरमैन है, तो वो जो है उनका जो इंतखाबी निशान है वो बैट नहीं है, बैट्समैन है। मज़े की बात ये है कि 2012 में ये स्प्लिंटर बन गया था PTI का। उन्होंने कहा था जी कि हम अब PTI जो मेन वाली है उससे हमारे कोई इख्तलाफ है हमारे साथ, उनकी राय के ऊपर चीज़ों जिस तरह वो चीज़ें करें तो हम अलहदा हो जाते हैं, PTIN बना ली उन्होंने, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 2022 में क्या हुआ, जो आज सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है कि इलेक्शन कमीशन को ओरिजिनल वाली जो PTI ने मूव किया कि आप इंतखाबी निशान जो बैट्समैन है ये इनको ना दिया जाए। इसकी वजह यह है कि वोटर के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी, बल्ले पे लगाना है वोट या बल्ले वाले पे लगाना है वोट। लेकिन आप ये देखें कि आज 2024 के अंदर 2 साल बाद वही जो बल्ले वाला बैट्समैन का निशान है वो इनके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर तो PTI ये फैसला कर लेती है और मामलात अगर तय पा गए कि जी वो उनके साथ ही करेंगे, इसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं देखने के, तो फिर तो ठीक है, मतलब PTI जो है वो वोटर के लिए भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक हल्के का जिक्र करना चाहता हूँ जिसके अंदर ये इशू और ऐसे दीगर और हल्के हैं जिनमें PTIN के भी लोग खड़े हुए हैं और जिसमें PTI के भी लोग खड़े हुए हैं। जैसे NA58 है जिसके अंदर PTIN की तरफ से चौधरी इमरान कैसर हैं और PTI की तरफ से अयाज अमीर है। अब कौन लड़ेगा PTIN की तरफ से, क्योंकि पार्टी तो एक हो गई है, कैंडिडेट्स ढेर सारे हैं। सो ये देखने में तो प्लान बी बड़ा वही, जैसे आपने बात की कि जवान जो है वो बड़े मुतासर हो गए, खान साहब ने देखे फिर आउट ऑफ हिज स्लीव क्या निकाला है। देखिए अभी तो ये बात भी क्या होगा देखने वाली बात, अभी तो ये बात भी पक्की नहीं है कि ये जो रैबिट निकला है स्लीव में से ये खान साहब की स्लीव में से निकला है या किसी और ने निकाला है। ये तो हर चीज पे विक्ट्री लैप लेना शुरू कर देते हैं ना यूथ, तो हमारी उनको तो बस सक्सेस चाहिए किसी तरह। सो अभी ये कितना खिलाफ, जिस तरह आपने कहा कि एक हल्के में 2-2 खड़े हुए हैं, तो उसमें ये कितना खिलाफ जाएगा दूसरे के, तीसरी पार्टी से फायदा उठाएगी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के वोट काटेंगे। सो ये तो अभी हमें पता ही नहीं है। जो मैं बात कर रहा था ना सिट दिस वन आउट वाली भी, वो ये नहीं है कि आप इलेक्शन में हिस्सा ना लें, वो तो आप लें, वो तो आपने तारीख से सीखा है कि जब जब जिसने भी बॉयकॉट किया उसने नुकसान उठाया। लेकिन अब ये है कि हमने कोशिश पूरी की हर तरह से, मतलब हाई कोर्ट से शुरू हुए थे, सुप्रीम कोर्ट गए, इलेक्शन कमीशन। अब अगर वो नहीं करने दे रहे तो जिस तरह हमारे घरों में होता है ना कि जब भी कुछ प्रोग्राम नहीं बन पाता तो हमारे बड़े कहते हैं फिर जो अल्लाह दी मर्जी। ठीक है, ये वो टाइम था कि फिर जो अल्लाह दी मर्जी, तो इसका फायदा होगा। नहीं ठीक है, मैं आई थिंक आई एग्री विद यू। आई थिंक अब टाइम आ गया कि नहीं, बट इट्स कमेंडेबल कितनी कोशिश की जा रही है। नहीं, ये पहले भी हो चुका है, ये पीपल्स पार्टी, जैसे हमने शो पे बात की थी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी हो चुका है। 2002 में हुआ था ये, PPP को PPP कर दिया। ये तो देखें चीज़ें हो सकती हैं। असल में बात ये है, जो चीज़ मुझे अगेन मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ एक और चीज़ की, मैं सुप्रीम कोर्ट की तारीफ़ करना चाहता हूँ। इस वजह से नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने को बड़ी, मतलब सारी चीज़ें उनकी अच्छी होती, ज़ाहिर है हमारी हाईएस्ट कोर्ट है, हम उनकी इज्जत करते हैं। हमने कल ही उनके जो मसाइल चल रहे हैं उनसे हट के ये जो उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया है ना प्रोसीडिंग्स को, इससे आपको बड़ा, मुझे ना एक ज़माने में लोग कहते थे जी कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है वो पैसे बड़े लेते हैं, वो बड़े, मतलब कुछ तो किसी ने मुझे कहा कि वो एक पेशी के पता नहीं लाखों 70 लाख 80 लाख रुपए लेते हैं। और मैं कहते यार 70-80 लाख पेशी के ये वो तो क्या। अब फिर उसने मुझे समझाया कि तुम्हें नहीं पता कि जो वो जाकर बहस कर रहे होते हैं और जिस मौजू पे और जिस केस के ऊपर कर रहे होते हैं उस केस की वैल्यू ही इतनी ज्यादा होती है कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट का पर्पस ये था कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं अपने पॉइंट के ऊपर। मेरा पॉइंट ये कि आज का दिन, आज और कल और जब भी ये सबसे लाइव हुए तो मैं लगा के देख, ये काम बड़ा मुश्किल है। इस चीज़ का मैं कह रहा हूँ कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो जज सामने बैठे हैं और जो वकील सामने पेश हुए हुए हैं, उनके बीच में जो एक बहस है और एक डिबेट है, वो कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि बहस और डिबेट तो नहीं है,
ये तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द जज ये बहस नहीं होती है, जस्ट प्रेजेंटिंग योर आर्गुमेंट्स, दैट्स अबाउट इट। हमें देख के तो ये लग रहा है कि वो बैठ डिबेट ही कर रहे होते हैं। वो सही कह रहे हैं। खैर आज अली जफर ने ये कहा कि हम बहस और डिबेट कर रहे हैं तो यूनिक अल्फाज हैं बहरहाल, लेकिन मैंने उसके साथ साथ मेरा पॉइंट अगर आ जाए पूरा कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि ये चीज़ दिखा दी आपको और देखने को आपको मिल गई, तो आपको एक अगेन एज अ नॉर्मल व्यूअर जो ना जज है ना वकील है, उनको थोड़ी रिस्पेक्ट बिल्कुल कदर हुई मुझे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वालों की सब के ऊपर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट वाले आपकी प्रोसीडिंग्स भी देखिए, आप ये देखिए इसमें आपकी विंडो शॉपिंग भी हो गई ना कि आप सुन रहे हो और आप कह रहे हैं एंड में 20,000 का तमाम। ये है आपकी बकायदा विंडो शॉपिंग होगी, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। चलिए यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। हम इलेक्शंस की बात कर रहे थे और पीटीआई की बात कर रहे थे, तो एक बड़ी काड़ा से अच्छी खबर आई है, अच्छी सुनी मैं कहूँगी, लेकिन एक बड़ी एंटरटेनिंग खबर है। जो एक बीवी है जी, एक घर में एक शादीशुदा कपल है जिसमें बीवी जो है वो प्रो पीटीआई है एंड द हस्बैंड इज प्रो पीएमएलएन, तो उनके बीच पे काफ़ी इश्यूज आ गए हैं, पैदा हो गए हैं। असद प्लीज कोई इसके बारे में इंसाइट आपके पास है? बिकॉज नहीं, मेरे पास इस बारे में कोई इंसाइट नहीं है। ये खबर ही अच्छा ये बता दूं कि सुलह हो गई। सुलह हो गई है, वो बड़े घर के अंदर जो है उन दोनों को कुछ नहीं हुआ, बर्तन काफ़ी टूटे और मसले मसाइल हुए। बुजुर्गान ने बीच में पढ़ के फिर कोई मेरे ख्याल में फैसला करवा लिया। ये बात अनक्लियर है कि ये अब उनका अपना अपना वोटिंग का जो डिसीजन है वो चेंज हुआ है या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो इनके हस्बैंड है वो शायद पीटीआई को वोट डालते हैं। आई थिंक हमने इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा है। हमने स्टोरी से ये सीखा है कि टॉलरेंस पैदा होनी चाहिए कपल्स के बीच में। आपके पॉलिटिकल व्यूज मे बी डिफरेंट, यू कैन अग्री टू डिसएग्री ऑन लॉट ऑफ थिंग्स और एमिकेबली लेके चलना चाहिए। अच्छा, आपको पता है वैसे ये चीज़ जो है ना, ये अमूमन होती नहीं थी आज से कुछ साल पहले। पहले तो ये होता था कि घर है तो उस घर की एक पार्टी है, वो घराना ही नून लीगी है, घराना ही पिपली है या घराना ही कोई और पार्टी का है। जब से ये पीटीआई के अंदर आया और जवान जो है वो यूथ जो बाहर आई है, तो यूथ कहते हैं जी हमें तो नहीं समझ आती आपके बाकी पिछले पार्टीज की, तो हम पीटीआई के साथ हैं, तो उस पर फिर इख्तलाफ हमने बहुत बहुत जगह देखा है। सर ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो खबर है ना, ये जो जोड़ा है, ये एक तो ये कि 9 ब्याता है, दूसरा ये जो लड़का है ना ये बहुत ही कोई यंग है कि ये लड़ पड़ा है। मतलब देखें, ये तो कोई डिस्प्यूट पहले दिन पैदा ही नहीं होना चाहिए था। बस वो बेगम ने कह दिया पीटीआई तो बस पीटीआई, मतलब बाद में जिस मर्जी को वोट डालता फिर ये कोई बहस करने वाली बात है। मतलब ये विजडम, पर्स ऑफ विजडम। सर वो पता नहीं वो बड़ा तगड़ा जियाला हो और उसके ऊपर प्रेशर हो और वो कहता हो यार कि मैं तो शेर में वोट पाना है, लेकिन घर के अंदर फिर आपकी ये बातें उस लिहाज से ठीक है कि वो अगर झूठ बोल देता और जाके शेर को वोट डालता, वो एक सारे मसले से बचाव हो सकता था। सर अगर झूठ से घर जुड़ता हो तो उसमें क्या? सर झूठों से ही घर जुड़ता है। एग्जैक्टली। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि ये जो पॉलिटिक्स की डिस्कशन जो है ये पहले नहीं इतनी ज्यादा होती थी। पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड कि अच्छा कौन सी पार्टी आ रही है, क्या मैनिफेस्टो है इनका, बट नाउ आपकी यूथ जो है, चले ठीक है पीटीआई कुछ ज़्यादा ही पीटीआई की तरफ अगर उनका रुझान है, बेशक है, लेकिन एटलीस्ट दे आर इंटरेस्टेड इन। देखिए कि झूठों से तो घर जुड़ता है, लेकिन चलें वो बात मॉरली अगर एथिकली आप देखें झूठ वाली तो शायद लगे कि वो झूठ फिर भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मेरा ये तो तकरीबन कामिल ईमान है कि जो शादीशुदा रिलेशनशिप है ना, उसमें चीज़ों को छुपाना जो है ना वो झूठ में नहीं आता। झूठ की कैटेगरी और है। एक मिनट, आप झूठ को डिफाइन करें। झूठ होता है कि जो बात आप करने लगे हो वो फैक्चुअली इनकरेक्ट। तो हमने की नहीं ना बात। बिल्कुल, तो अगर आप बात करो ही ना। अगर आपसे वो पूछें, लेट्स अज्यूम कि वो काड़ा का कपल, द वुमन आस्क्ड द हस्बैंड कि आप पीटीआई को वोट डालेंगे, और वो कहता है जी मैं डालूंगा, तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं? बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट है। लेकिन अगर वो पूछे कि आप पीटीआई को वोट डालेंगे और मैं ये कहूँ कि यार आजकल जो है ना वो फलानी पार्टी बहुत करप्ट है, अब मैंने उस चीज का जवाब ही नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ झूठ नहीं आता। आप दूसरी गली से चलेंगे। मैं समझ गई हूँ आपकी स्ट्रैटेजी। दूसरा एक और बात की वजह इसकी जो आपने कहा कि लोग डिस्कस नहीं करते थे और अब करते क्यों है, क्योंकि असल में बात ही कि लोग भूल जाते हैं यहाँ टीवी बड़ा लेट आया, यहाँ टीवी जिस साल में आया उसके बाद से फिर ये बहस होना शुरू हुई है, वरना तो ये और लोगों की डिस्कशन होती थी घरों में। बिल्कुल ठीक है कि
यूथ तो बिल्कुल अवेयर ही नहीं थी कि सियासत और सियासी और पार्टियां और टिकटें और पंजाब असेंबली तो फलाना असेंबली होता क्या है। वो तो बड़ी अच्छी बात है कि मंजर आम पे सारी चीज़ें आई हैं और इसके ऊपर बहस हो रही है। इसी तरह एक इन्फॉर्म्ड इलेक्टोरेट आपका बनेगा। अच्छा, मैं इस पर एक और भी सवाल पूछना चाहता था कि अगर आपकी सियासी बहस अपनी बेगम के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में हो गई है, तो उसमें जो आपने कहा है, जो आपका एक्सचेंज हुआ है, वो बाद में रियल लाइफ में तो नहीं निकल सकता आपके ऊपर? आप मतलब आपने बेगम को उस वक्त ग्रुप में जो कह दिया वो कहीं आप पे असल जिंदगी में तो नहीं वापस आ सकता आपके ऊपर? आ सकते ये रिसेंटली कुछ हुआ है, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट? सब ठीक है। इस चीज में ना, इस मतलब मैरिड लाइफ में आपके ऊपर कुछ भी आ सकता है। वाह। सो आपने एवरी टाइम यू मैरिड मेन टॉक अबाउट ये जो हल निकालते हो ना आप लोग, तो इट्स जस्ट वेरी अम्यूजिंग। मैं तो बड़ी अच्छी बात कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं हमेशा मोहतात रहना चाहिए। मोहतात, अवेयर और थोड़ा डरा हुआ। मतलब अब मेरी जिंदगी का जो फलसफा है कि कम गो और कम गो रहना चाहिए, ज्यादा बोलना ही नहीं चाहिए, अपने ख्यालात अपने तक महदूद रखने चाहिए। चलें, ये तो बड़ी सॉलिड एडवाइस दे रहे हैं हमारी। लेकिन ये आपके ख्यालात का निचोड़ हमें यहाँ चाहिए, इस शो पे चाहिए। चलें आगे चलते हैं। कराची से भी एक खबर आई थी कि सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी में देयर आर 6 women who are undergoing training and they will training to be bus drivers, और वो ग्रेजुएट करी हैं 15 जनवरी को, और ये आई थिंक फर्स्ट बैच है। ये फर्स्ट बैच है, 6 नहीं 18 है। half a dozen 18 हैं। चलिए जितनी भी हैं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये असल में ये इशू जो है ये बड़ा सिंध की हद तक तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उनको लाइसेंसेस दे रहे हैं और वो बस चलाएंगी, हाई HTV जो व्हीकल्स होती हैं आपकी। पंजाब में अगर आ जाएं तो इस चीज़ का एक बड़ा इशू पड़ा हुआ है। पंजाब में ये इशू है कि अब जब से ये लाइसेंसेस जो है उनको रेगुलराइज करने की मुहिम चलाई गई है, उस डिफेंस वाले वाक़े के बाद से तो लाखों लाइसेंसेस इशू हो गए। उसके साथ साथ जो कमर्शियल व्हीकल ऑपरेटर्स हैं उनको भी पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि आप अपने लाइसेंस रेगुलराइज कराएं। मसला ये है कि ये जो एग्ज़ाम होता है इनका, और इनका एग्ज़ाम जो है वो उस तरह नहीं है जिस तरह बाकी गाड़ी वाला एग्ज़ाम होता है। ज़ाहिर है कि ये वैन है या बस है या कमर्शियल व्हीकल है, उसकी टेस्टिंग और उसकी जो लाइसेंसिंग जो है और आपको जो उसकी नॉलेज है उस ऐसी व्हीकल को हैंडल करने के लिए वो ज़्यादा संजीदा मामला हैं। तो उसके टेस्ट होते हैं पंजाब में। गालिबन एक ही सेंटर है, एक या 2 है जिनका सिर्फ ट्यूसडे एग्ज़ाम होता है इधर। और जो कमर्शियल व्हीकल ऑपरेटर्स हैं वो सारे जो हैं इस वक्त बड़े परेशान हैं कि 2-2 हफ्ते हो गए हैं, 3-3 हफ्ते हो गए हैं, वहाँ जाते हैं, सारा दिन इंतज़ार करते हैं, उनकी बारी नहीं आती क्योंकि रश इतना ज़्यादा है। तो इनको और सेंटर्स बढ़ाने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादती है। आप सोचो हमारे जैसा बंदा जिसके पास कुशन है, मतलब हमें शायद उस तरह से नहीं सोच रहे हम इस वक्त के इस महीने का बिल कैसे जाएगा, हमारा अगर एक दिन ज़ाया हो जाए तो हमें कितना दुखता है। अब एक डेली वेजर का आपने ट्यूसडे, पिछले 3 हफ्तों के ट्यूसडे आपने ज़ाया करवा दिए। वो खड़ा रहा, ना उसको लाइसेंस मिला, ना उसका टेस्ट हुआ, ना वो काम पे जा सका। कितनी ज़्यादती है। बिल्कुल। और लेकिन चले वैसे इस किस्म के ऊपर अगर तो चले पहले अज्यूम कर लिया जाए कि ये जो टेस्टिंग है ये नहीं होती थी और कोई भी शख्स जिसको गाड़ी चलानी आती है, गाड़ी से उसको शायद वैन चलानी आ गई, वैन से वो बस पे खुद से ही बैठ के चलाना शुरू कर दिए, तो ये बात ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि एक बस जो है उसको ये कि अगर आप गाड़ी खुद अकेले चला रहे हैं, आप अपने लिए जिम्मेदार हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग पे रोड पे लोग हैं ज़ाहिर उनके भी जिम्मेदार हैं, लेकिन जब आप बस चला रहे हैं तो आपके जितने मुसाफिर हैं बस के अंदर, आप उनके भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और एक बस का खुदा ना खास्ता को अगर वाक़या होता है सड़क पे तो वो हमेशा ज़्यादा डेट्रीमेंटल होगी, वो चीज़ इतनी बड़ी है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज़ है जो भी कर रहे हैं। लेकिन आई बिलीव आप सही कह रहे हैं कि उनको ज़्यादा सेंटर्स खोलने चाहिए। अगर एक कानून बना लिया तब वो कानून फॉलो करना चाह रहे हैं लोग, तो मेक इट ईजियर फॉर देम। और इसकी असल वजह आपको और बताता हूँ क्या है कि ये जो कराची वाली खबर है ना, उसकी ये कि कराची में तो सिंध में हमने देखा कि इन्होंने ढेर सारी इलेक्ट्रिक बसेस इंपोर्ट की हुई थी जो कि इन ऑपरेशन अभी तक नहीं लाए। और ये मेरे ख्याल में इनकी जो ये वाली हैं, ये मैं पता भी कर लूँगा, कंफर्म मज़ीद कर लूँगा, अपडेट कर देंगे। इनको वो चाह ये रहे कि इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनके अंदर यूज़ किया जाए जो ख़वातीन है। दूसरा इस्लामाबाद और पंजाब के और लाहौर में मेनली इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो और इंपोर्ट होने लगी हैं और वो बाकायदा रूट के ऊपर चलने लगी। मेरे ख्याल में पंजाब की हद तक शायद कराची से होपफुली वो ज़्यादा कामयाब प्रोजेक्ट रहेगा, क्योंकि कराची में तो वो इंपोर्ट होकर खड़ी रही और मट्टी खाती रही। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि अब औरतें जो हैं दे आर ड्राइविंग द बसेस, देन ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपका कल्चर चेंज हो जाता है जो अंदर नहीं। बट इट्स ग्रेट टू सी कि अब मैं इवन लाहौर में भी देखती हूँ कि देयर वुमेन जो कि ठीक है अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, लेकिन दे आर ड्राइविंग मोटर बाइक्स और अब ओपनली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बहुत ज़्यादा बिल्कुल हाँ नहीं, व्हिच इज वेरी गुड, क्योंकि अब वो एक पब्लिक स्पेस
अपनी ओन कर रही है, जो कि ऑलरेडी उनको लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली मिली हुई है। हर शोबे में मेरे ख्याल में इस किस्म की चीज़ें अल्लाह करे पढ़ने को और मिले। नहीं, I have seen a change. I don't know if few people have, लेकिन जी एग्री रेस्टोरेंट्स और इस बाकी सब जगहों पे, मॉल्स वगैरह पे भी you see a lot of women जो कि अब पार्टिसिपेट कर रही हैं डिफरेंट जॉब्स में। आगे चलते हैं, लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शाहिद करीम ने एक ऑर्डर पास किया है जिसके अंदर ही इज़ डायरेक्टेड कि जी होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के जो रूफटॉप्स के जो हैं, आई बिलीव होटल और प्लाजाज दे शुड हैव प्लांटेशन एट द टॉप। वो स्मोक के साथ आई थिंक स्मोक को हैंडल करने दे कैन हैव वन ऑफ द टू, या तो ऊपर सोलर पैनल्स लगाएं या फिर प्लांट्स लगाएं, खाली नहीं छोड़ सकते। मैंडेटरी कर दिया लाहौर में हर हाई राइज बिल्डिंग को या हर अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा एक स्टेप मिस कर गए। ये असल में ये इंस्पिरेशन मेरा अपना ख्याल है ड्रॉ की गई है चाइना से। चाइना में बीजिंग में क्योंकि हाई राइज बहुत ज़्यादा है, हमारे तो खैर इतने हाई राइज है ही नहीं, जितने हैं अच्छी बात है, चार आई थिंक नहीं, लेकिन जो वो काम करना चाह रहे हैं वो शायद इससे भी पूरा हो जाए। उसके अंदर ये कि चाइना ने किया ये था कि उसने 2-3 चीज़ें स्मोक को, एक तो अपनी गाड़ियों की इवन ऑड नंबर पॉलिसी बना ली थी कि एक दिन कुछ चलेंगे कुछ चलेंगे। उसके अलावा बिल्डिंग्स की हद तक उन्होंने कुछ अपनी बिल्डिंग्स जो बहुत बड़ी थी उनके अंदर उन्होंने बहुत बड़े बड़े एयर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बिल्डिंग के अंदर लगाए हुए थे, नंबर 2। और नंबर 3 उन्होंने सिर्फ छतों के ऊपर प्लांटेशन नहीं की थी, उन्होंने पूरी बैल्कनी पे और पूरी वर्टिकल सॉर्ट ऑफ प्लांटेशन की हुई थी, जिससे बहुत फ़र्क पड़ा। है तो अच्छा, लेकिन अब कौन करेगा ये तो देखें ना, ये प्राइवेट ओनरशिप है सारी चीज़ों की, जो होटल्स और प्लाजाज हैं। अब आप कैसे इन्फोर्स करेंगे? इतना अमला है कोर्टों के पास, पुलिस के पास। ये जो फैसला है ये 6 महीने पुराना है। हाँ। ये तो अब कोई तीसरी या चौथी दफा उनको निशानदेही की है किसी ने जजेस को जी कि आपके फैसले पे अमल दरामद नहीं हो रहा। नहीं, तो ये फैसला तो 6 महीने वैसे भी स्मोक पे भी देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस और सो मेनी ऑर्डर्स पास बाय द लाहौर हाई कोर्ट इन द लास्ट 3-4 इयर्स जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं देख रहे। वो भी तो आई डोंट नो। बिल्कुल हाँ, देखिए ना, मसला ये भी है कि पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट्स अभी पिछले आप 3-4 साल में देख लें, उनमें कंसिस्टेंसी नहीं रही, उनमें ना ब्यूरोक्रेसी में कंसिस्टेंसी रही है उस तरह से, ना चीफ मिनिस्टरशिप में कंसिस्टेंसी रही है। तो आप एक कंसिस्टेंट बॉडी ऑफ पीपल आएंगे, वो को 5 साल की पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद आपको उनका फ़ायदा होना शुरू होएगा। तो ये तो आपको रोज़ मिलने को ऐसी चीज़ें मिलेंगी, पौधे लगा दो, सोलर पैनल लगा दो, फिल्टर यहाँ कर दो, वो कर दो। जब तक इसके अंदर एक चीज़ सक्सेसफुली अगर हो जाए तो बाकी चीज़ें भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली 100%। अच्छा जी, बड़ी खुशखबरी भी थी कि जी IMF ने हमारा जो सेकंड ट्रांच है, जो कि हमें आई बिलीव $700 मिलियन में टोटल 3 बिलियन का जो पैकेज था। मेरे गांव में बिजली आई है। बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई पैसे देते हैं ना हमें। थैंक यू IMF, और हम आपके झंडे नहीं साड़ेंगे आइंदा से, यू आर गुड पीपल। अच्छा, लेकिन इससे मैं आपको एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि जो अभी तक लोग कुछ थे जो अभी तक कह रहे थे कि इलेक्शन का कोई पता नहीं कि होने या नहीं होने, अब तो होने मेरे ख्याल में। नहीं, बिल्कुल होने। दूसरा जो इससे आखिरी जो ट्रांच है जो $1 बिलियन की है, वो IMF ने किस महीने में रखी है? फरवरी। इलेक्शन कराओ तो लो। पर ये जरूर स्ट्रेस किया देयर आर सम। और इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा मसला है कि आपकी जैसी फरवरी ख़त्म होना है, मार्च आना है, अप्रैल आ जाना है, अप्रैल में उसके अंदर आपकी रीपेमेंट्स भी हैं, तो ऊपर से कुछ आप डालेंगे तो नीचे से निकालेंगे, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन देन अगेन वो भी हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे दे आर रिलाइंग ऑन इट, सो लेट्स होप दैट वी एक्चुअली गेट टू दोस प्रॉमिसेस। उन्होंने वैसे तो आज एक बयान ये दिया था IMF की तरफ से कि आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, परफॉर्मेंस के ऊपर उन्होंने कहा कि आप स्टेबल हैं इकोनॉमिकली, लेकिन वैसे आप कुछ ठीक नहीं जा रहा आपका। वैसे ही सारी चीजें खराब है। हम ना स्टेबली नीचे जा रहे हैं। तो कोई स्पाइक या स्टीप नहीं है, बस स्टेबली ऐसे। एक लेकिन चले, ये अच्छी बात है। 700 मिलियन बहुत ज्यादा होता है 70 हमारे लिए। 70 ठीक है, अच्छी बात है। और रिजर्व्स के अंदर इजाफा हो जाएगा, ये सारा इकोनॉमिकली एक पहिया चलना शुरू होएगा और चलते रहना चाहिए बेहतर होने के लिए। ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट था आई बिलीव, इसकी कोई कंडीशंस नहीं होती कि ये लोन होती है ना, और वो कंडीशंस एक्चुअली में कुछ देखें, ये बड़ा ज़रूरी है कि वो जो कंडीशंस होती हैं जो कि जिनको हम इस दफ़ा फॉलो कर रहे हैं सक्सेसफुली, क्योंकि
तारीख में तो यही हुआ है कि हम आज तक कोई भी IMF प्लान पूरा नहीं कर सके, और वो हम पूरा इसीलिए नहीं कर सके क्योंकि जब हमें एक दफ़ा पैसे मिलते हैं और हमारी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद हम कहते हैं कि हम अब अपनी मर्जी करेंगे। पहले तो हम ये डांस करते हैं, हाँ, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि चलो फिर असी आप ही कर लेंगे, सानू ना दसो की करना है। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि सबको पता लग गया है कि हुन साडा गुजारा नहीं है, तो अब उनकी मान रहे हैं। देखिए बात पता है क्या है, ये 6 बिलियन मतलब आप ये रीपेमेंट्स अगर निकाल दें तो 6 बिलियन डॉलर है जिसका सालाना शॉर्टफॉल है। ये वही है जो कि सालाना हमारी एड आती होती थी। वो जब से एड खत्म हुई है तो तब से हमारा निज़ाम धर्म भरम हो गया। और IMF को देखें ना, अब तो वो भी नहीं है कि जैसे असद उमर साहब जब आए थे तरीके इंसाफ की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने आते साथ ही पहली चीज़ कही थी, हम तो कोई नहीं जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो बल्कि मुझे याद है उनका बयान कि अभी हमने पेशेंट इकोनॉमी के वाले से पेशेंट को भी ICU से हमने अभी है ICU से निकाल लिया है, अब उसको रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। उसके ठक 2 महीने बाद वो सीधा IMF पहुंचे। उसके बाद अभी की बात कर लें, PDM के अंदर जब इसाक डार साहब आए, उन्होंने भी बीच में ये करने की कोशिश की IMF के पास जाने की जरूरत, इसको हम ऐसे कर लेते हैं तो वैसे कर लेते हैं, लेकिन ऐसे वैसे से कुछ बन नहीं रही बात। ये बेसिकली ना वो आतिफ मियाँ साहब जो है ना, वो बड़े एक्सपर्ट हैं इस किस्म की सिचुएशन में जब ममालिक होते हैं। उनका ये ख्याल है कि जी IMF के पास जाने के बजाय अपनी बेल्टें कस लेनी चाहिए, वो एक बेहतर तरीका है इसको डील करने का। प्रॉब्लम ये है कि हमारे ट्रेड इतने आगे निकल चुके हुए, बेल्ट नहीं खसी नहीं। देखिए उस बेल्ट के अंदर जो ट्रेड है, उस ट्रेड के अंदर बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो आपका पेट्रोलियम का है और ऑयल का है। तो उसका क्या करेंगे मुझे पहले ये बता दें। अगर उसके ऊपर कोई पॉलिसी बहुत अच्छी है हमारे पास कि जी हम उसका अल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद है, या तो ये कि जी पैदल जाएं हर जगह या साइकिलों पे जाएं। सर वो कहते हैं कि आपको ना रियासत का साइज़ छोटा करने की ज़रूरत है, आपको सरकार छोटी करने की ज़रूरत है। जब वो सारा ख़र्चा जब आपके इसमें से निकल जाएगा ना, तो पेट्रोलियम वगैरह पे शायद आपको बहुत ज़्यादा कट ना लेना पड़े। अब प्रॉब्लम वही है कि किसके अंदर इतना दिल गुर्दा है कि रियासत का साइज़ छोटा करें। बात बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। GOR-9 बनने लगा है डिफेंस, लाहौर डिफेंस फेज़ 9 में जी। तो ये बहुत खुशखबरी है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं तो वही कहता हूँ, अभी हम बात कर रहे थे कि कट डाउन करें। देखिए हमारे जो सरकारी अफसरान हैं ये इतने ज़्यादा काबिल लोग हैं कि अगर ये प्राइवेट सेक्टर में आ जाते तो हमारे पास तो नौकरियां ही ना बचती, क्योंकि जाहिर है उन्होंने ही ले जानी थी। तो उन्होंने कुर्बानी दी हमारी खातिर, हम नलायकों के लिए वो सरकार में चले गए, तो अब हमने उनको कुछ तो देना है ना यार। मतलब उन्होंने हमारे लिए इतनी कुर्बानी दी है। मैं इसमें आप ही के इस पॉइंट में अगर इजाफा करता जाऊं तो उनको मेरे ख्याल में 25 को घर भी वहाँ पे बनाए जा रहे हैं और कनालों की ज़मीन है। बहुत अच्छी बात है। देखिए DHA में जाने का मकसद है सेफ्टी। इजाफा इसलिए करूंगा आपकी बात में कि देखिए हमने उनको सेफ भी रखना है। अगर तो देखिए वो आपने जैसे फरमाया कि वो जो काम करते हैं यहाँ पे आप और मैं तो नहीं कर रहे ना वो काम, हम तो ये कर रहे हैं। असल काम कौन कर रहा है? वो वाह। तो उनको एक तहफ़्फ़ुज़ देना बहुत अहम है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें, ताकि जो हुकूमत का पहिया है वो चलता रहे। लोगों को लगता है हुकूमत का पहिया चलाते हैं सियासतदान, नहीं, हुकूमत का पहिया चलाते हैं ये लोग। जो अब चलेगा कहाँ से? DHA-9। बिल्कुल। वैसे भी देखिए कि अगर वो ज्यादा बड़ा बन जाए तो ये जो GOR-2 है कि कौन सा है जो कि भावलपुर हाउस है, तो उसको खाली कर दे। वो नवाब भावलपुर का घर था, हमने उसको वापस उस बेचारे को वापस कर दे। लेकिन अब तो पहले तो वो थे ना, ये तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रेजिडेंस है ना GOR, सो रेजिडेंस की हद तक तो ठीक है। अब तो पूरे का पंजाब सेक्रेटरीट है वहाँ पे, और पहले थोड़ा स्प्रेड आउट होता था। फ्री मेसन हाउस में कुछ दफातर होते थे और बाकी तो सारे का सारा वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी वहीं होते हैं। तो जाहिर है वो एक बाकी वहाँ सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस थोड़ी रहते हैं, वहाँ पे बाकी रेजिडेंशियल एक इलाका है, वहाँ पे लोगों के घर भी हैं, वहाँ पे और भी चीज़ें हैं। सो इसको देखें ना, हर चीज़ जो है ना वो जहाँ पे रश ज़्यादा होना है और आना जाना बहुत लगा रहना है, और ख़ास तौर पे जब वहाँ पे किसी भी मूवमेंट होती है चीफ मिनिस्टर साहब की या उनके हमले की किसी की, तो माल रोड के थ्रू जाते हैं, तो फिर उनको वो रूट्स भी लगाने पड़ते हैं। जितना दूर करेंगे उतने अवाम का फ़ायदा, ये अवाम का सोच के कर रहे हैं सर। और मैं तो इसमें ये भी प्रपोज करूँगा कि वहाँ से जिम खाना और पंजाब क्लब दूर पड़ेगा। फेज 9 में ही इनको एक क्लब भी बना के देना। सर है ना फेज 9 में क्लब, और साथ ही तो एक क्लब है वो राया। हाँ, तो उसी की मेंबरशिप जो है हाँ वो उस पर आप ये इस तरह मैं आपकी थोड़ी चेंज कर दूं कि उसकी मेंबरशिप जो है डिस्काउंटेड रेट पे दे दें। वाह। या वैसे ही दे दें। बिल्कुल खूबसूरत बात। फ्री मेंबरशिप होनी चाहिए, एब्सोल्युटली। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो वहाँ रहते हैं
तमाम उनकी फैमिली उनकी नहीं मतलब तमाम सरकारी लोग जो हैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे साथ हूँ इनके। लेकिन उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटी अगर Absolutely, होगी हाँ। तो हमारे लिए काम करेंगे ना, आप उनको सिर्फ काम करवाना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और खबर मेरे पास है। जी जी बताएं। ये पहले भी ये बात हो चुकी है, लेकिन आपके लिए मैं लाया ही आपके लिए खबर हूँ ये कि जो यूएस एम्बेसी है उसने रिलीफ दे दिया है वीजास के ऊपर जो अच्छा यार, एक मिनट लेट्स हियर हिम आउट फर्स्ट, नो नीड टू ये जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है ना और जो स्टूडेंट वीज़ा है उसके ऊपर जो यूएस वीज़ा के लिए अमूमन क्या हर वक्त ही आपको जाके वहाँ पे अगर लाहौर से अप्लाई करें, कराची और इस्लामाबाद 2 सेंटर हैं, तो वहाँ जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो अगर तो आपका वीज़ा, और ये बात बाय द वे ये खबर आज मैंने देखी, लेकिन मैं कह रहा हूँ सबको बता दें, अगर आपका वीज़ा 4 साल पहले एक्सपायर हुआ है, 4 साल तक एक्सपायर हुआ है, तो आपकी जो इंटरव्यू वाली शर्त है वो ख़त्म कर दी गई है। अब आप जो अपना अमेरिकन वीज़ा है आप अप्लाई कर सकते हैं ड्रॉप बॉक्स के ज़रिए। ओह दैट्स मैं इसके खिलाफ हूं। स्टूडेंट्स एज वेल, स्टूडेंट्स एंड आपके जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जो उनका बी कैटेगरी का वीज़ा होता है, B1 जो होता सर है। मैं इसके खिलाफ हूँ। सर क्यों? उसकी वजह ये है कि रिजेक्ट तो वो बहरहाल कर ही सकते हैं ना, उनके पास ये अथॉरिटी मौका तो तो है। मिलना चाहिए, जरा थोड़ा फेक एक्सेंट ही मार लें, शायद मिल ही जाए। एक्सेंट का मसला नहीं है, जब वो बंदा मुझे पीली पर्ची पकड़ा रहा हो ना, हाँ तो मेरा एक आंसू वो देखे कि शायद उसका उधर बदल जाए मूड। सर मैं आप उसकी भी पता चले आज आपको जो मुझे किसी ने बताया अगेन कि जब आप आ चुके होते हैं ना वीज़ा गाँव में वहाँ पे पहुँच के होते हैं जहाँ से आप सही अगर मैंने बोला जब वहाँ पे जब आप उससे पहले ही जब तक आपको आपकी वो डिसाइड हो चुका होता है, वो आपकी एप्लीकेशन पे ही डिसाइड कर चुके होते हैं। हाँ, इंटरव्यू में आपसे जो सवाल पूछ रहे होते हैं वो चेक कर रहे होते हैं आप पे कि मे बी इफ देयर इज एनी रूम के अच्छा ये पीली से ग्रीन पर्ची हो जाए, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस 99% सिर्फ इसमें एक इशू हुआ है जो मेरे एक जानने वाले उनके साथ एक इशू हुआ कि उन्होंने इसी वाली चीज़ को इस्तेमाल करके अपना भेज दिया और उनके घर के अंदर 3 लोगों ने अप्लाई किया, उन सबके एक्सपायर हो चुके थे और 2 साल हो चुके थे। उन्होंने अप्लाई कर दिया, वैलिड थे इस वाली स्कीम के लिए। उन्होंने जब भेजा तो 2 लोगों का आगे उनका फंस गया, तो उन्होंने कहा जी कि हमने आपका वीज़ा तो उनको दे दिया, आपका रिव्यू में चला गया। अब वो रिव्यू जो है ना दैट इज़ एनी वेयर फ्राम 2 to 8 months। सो उसके बीच में अगर आपने ट्रैवल करना है तो फिर आप कहते हैं यार मैं वापस ले लो मेरा वीज़ा, मैं फिर से रीअप्लाई कर दूंगा। तो इस मामले में लेकिन ज़्यादातर लोग जिन्होंने अप्लाई किया है क्योंकि पहले लगा हुआ उनका और इंटरव्यू माफ़ है तो उनका अमूमन लग जाता है। अभी देखिए ना, जिस तरह मैंने जब इस दफ़ा अप्लाई किया ना तो मेरी वो डेट बड़ी आगे की आ रही थी, तो किसी ने मुझे यही कहा कि तुम ड्रॉप बॉक्स में डाल दो, तुम्हारे तो अभी 2 साल नहीं हुए। लेकिन मैंने वो नहीं डाला क्योंकि मुझे एक सियाने बयाने बंदे ने मशवरा दिया, उसने कहा कि तुम्हारा स्टेटस बदल गया। पिछली दफ़ा तुम दोनों जो थे वो शादीशुदा नहीं थे, अब शादीशुदा हो। नाउ दे वांट टू सी यू कि तुम लोग उधर किसी कार्रवाई पे तो नहीं जा रहे तो नहीं है हाँ। सो फिर वो हमने कोई एक्सपेडाइट नहीं किया, कोई ड्रॉप बॉक्स नहीं किया, हम गए इंटरव्यू देने। तो वो तो वैसे भी अच्छा यार, छोटा ट्रिप बन जाता है ना, आप सारे जाते हैं, वीज़ा लगवाते हैं, पहाड़ों से होकर आते हैं, कढ़ाई खाते हैं साथ। उसमें अब ये भी है ना कि पहले तो था ना कि वो बस लेके जाती थी, अभी भी बस लेके जाती है, लेकिन अगर आप 3000 रुपया दे दो ना तो अब आपकी प्राइवेट कार होती है और वो कई दफा लैंड क्रूजर होती है, तो आपको लैंड क्रूजर का झूठा भी मिलता है। चले ये बात सही है, लेकिन अब आप यहाँ पे वैसे हम लोग शो खत्म करते हैं। मेरा ख्याल है काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है। आई नीड टू एंड द शो नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। टुमारो सेम टाइम बोलो जनाब टीम के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।